एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 8वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है वो है लोहे के औजार और खेती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, लेकिन हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले ही शुरू हुआ है और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जो हैं वो बड़ी संख्या में मिल चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। अब देखिए, लोहे के औजार जो होते थे इनसे क्या काम किया जाता था। तो जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल बनाए जाते थे। किससे? लोहे से। अब देखिए, लोहे के फाल के इस्तेमाल से क्या हुआ, जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इससे तो लोहे के जो औजार या हथियार होते थे इससे तो कृषि का उत्पादन बढ़ा ही, साथ ही सिंचाई से भी बढ़ा। यानी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए एक अन्य कदम क्या है? सिंचाई है। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रुपाई, आपने पढ़ा था कि धान की जो फसल होती थी वो बीज के द्वारा की जाती थी, लेकिन बाद में पौध रखकर यानी कि रुपाई के द्वारा इसका उत्पादन बढ़ाया गया। इसी तरीके से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इसी समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। नेक्स्ट है कि गांव में कौन रहते थे। तो ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है इसके दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब वो 3 तरह के लोग कौन थे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र की, यानी कि हमारा भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है तमिल क्षेत्र, उसकी बात करते हैं। तो तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते हैं, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, उनको वेलल्ला, और जो साधारण हलवाई होते थे उनको उड़वार, और भूमिहीन मजदूर और जो दास होते थे उनको कड़ैसियार के नाम, कड़ैसियार या अदिमई उनको कहा जाता था। तो 3 तरह के लोग उस समय होते थे। अगर हम देश के उत्तरी हिस्से की बात करें तो यहाँ पर गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था, और ये जो पद था वो आनुवंशिक था, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र, इस तरीके से ये पद चलता रहता था। और इस पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ही होता था, और जो दास और मजदूर होते थे वो इनकी ज़मीन पर काम करते थे, यानी कि मजदूरी करते थे। और न्यायाधीश का काम पुलिस करती थी, ठीक है, यानी कि पुलिस ही न्याय देने का काम उस समय करती थी। ग्राम भोजक तो होते थे, इसके अलावा दूसरी जो लोग होते थे वो थे स्वतंत्र कृषक, जिन्हें क्या कहते थे उस समय? गृहपति। और ये छोटे किसान होते थे, और कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, और इनमें दास कर्मकार आते थे। और ये यानी कि इनके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो ये क्या करेंगे? दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाएंगे। और इनमें और बाकी के अलावा जो लोग होते थे गांव में वो लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब बात करते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाओं की। तो तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और संगम साहित्य की जो रचना है वो 2300 साल पहले हुई थी। अब देखिए, इन्हें संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन, मदुरै एक स्थान का नाम है, यहाँ के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। और गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब बात है सिक्कों की। तो देखिए, जो पुरातत्वविद हैं उनको हज़ारों सिक्के मिले हैं इस समय के, और सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो कि करीब 500 वर्ष चले। और चांदी या
तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण आहत सिक्का कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पर ही आप देख सकते हैं या तो सिक्का किसका होता था, चांदी का या तांबे का, उन पर कोई आकृति आहत कर दी जाती थी। अब बात करते हैं आहत सिक्कों की। तो देखिए जो आहत सिक्के थे वो आयताकार होते थे, कभी कभी वर्गाकार या गोल, और ये धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। और अधिकांश हिस्सों में, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में ये सिक्के पाए गए हैं। अब विनिमय के अन्य साधन, तो देखिए सिक्कों के अलावा लोग वस्तुओं से भी चीज़ें खरीदते और बेचते थे, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा नगर। ये तो थी गांव की बात, अब बात करते हैं नगर की। तो देखिए जो नगर थे उनमें यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले मथुरा की। तो मथुरा जो है वो 2500 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि ये जो था वो यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। दो मुख्य रास्ते, पहला उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा दक्षिण से जाने वाला। और इस शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर भी थे। आप मथुरा में अभी भी मंदिर देख सकते हैं कि मंदिरों का शहर कहा जाता है मथुरा को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर है, आपको लगभग हर गली में कोई ना कोई मंदिर देखने को मिल ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ के जो किसान और पशुपालक होते थे वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे, और जो मथुरा था वो बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2000 साल पहले जो मथुरा था वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं। इसके अलावा मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण का वहाँ पर जन्म हुआ था, और इसी वजह से वहाँ पर बहुत मंदिर हैं और मूर्तियाँ बनाने का काम भी होता था, इसलिए एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। इसके अलावा यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है, और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, अभी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। इनमें क्या लिखा हुआ है कि स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को जो दान दिया जाता था उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शहर के जो राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार होते थे वो जो दान दिया करते थे मंदिरों को या मठों को, वो अभिलेखों पर लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, इसके अलावा माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। अब नेक्स्ट है शिल्प और शिल्पकार। तो देखिए पुरास्थलों से शिल्पों के भी नमूने मिले हैं। इनमें क्या मिला है, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, तो कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं, और इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके इस परिणाम स्वरूप बर्तन की जो बाहरी सतह होती थी वो काली हो जाती थी, और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। तो ये थे उत्तरी काले चमके पात्र। अब आगे बढ़ते हैं इधर कि दूसरे अन्य शिल्पों के अवशेष बचे नहीं होंगे, कि जैसा कि हमें पता लगता है कि कपड़ों का जो उत्पादन है वो बहुत महत्वपूर्ण था। और उत्तर में अगर हम बात करें तो वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, किसके, कपड़ा उत्पादन के। और यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही काम किया करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या होता था, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, या जहां लोग क्या करते थे, पैसे जमा रखते थे। इसके अलावा इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ या किसी धार्मिक संस्थान को दान में दे दिया जाता था।
अब देखिए ये है सूत कातने और बुनने के नियम, और ये अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की एक पुस्तक थी उसमें है। तो ये नियम हैं जो कि आप यहाँ से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऐसे ही वीडियो पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अरिकामेडु की। अभी हमने बात की मथुरा की, अब हम अरिकामेडु की बात करते हैं। तो देखिए लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु का था एक पत्तन था, ठीक है। और यहाँ क्या होता था, दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, और ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है जो यहाँ का हो सकता है कि गोदाम रहा हो। और यहाँ पर एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा जैसे पात्र इसके अलावा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, यानी कि ये जो पात्र थे इनमें कोई भी तरल पदार्थ को रखा जा सकता था। अब देखिए ये जो एम्फोरा होता था इसमें हत्थे भी लगे होते थे पकड़ने के लिए, और इसके अलावा यहाँ पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। और इन्हें किस लिए एरेटाइन कहा जाता है, क्योंकि इटली में एक शहर है उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, और इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। तो आपको कहाँ से कौन सी चीज़ प्राप्त हुई है खुदाई में वो भी याद रखना है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। आप देखिए इस तरीके से अरिकामेडु लिख कर अपनी नोटबुक में उसके सामने ये जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनको नोट कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण बेरिगाजा, जो कि भरूच का यूनानी नाम है, उसकी कहानी है। तो आपको ये बात तो याद रखनी है कि बेरिगाजा क्या है, भरूच का यूनानी नाम। और इसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है या क्या विवरण है ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यापार और व्यापारी। तो देखिए उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो बर्तन थे इनमें इनकी कटोरियाँ, थालियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिलती हैं। अब ये सवाल है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से जो व्यापारी थे वो इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत है वो इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। और काली मिर्च जो थी उसकी रोमन साम्राज्य में इतनी मांग होती थी कि उसे काले सोने के नाम से उस समय बुलाया जाता था। और व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार था, यानी कि यहाँ से लोग मसाले ले जाते थे और वहाँ से जो भी उनकी चीज़ें होती थी या रोमन सिक्के होते थे वो उनसे इन चीज़ों को खरीद लेते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते भी खोजे। इनमें से क्या होता था, कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। इसके अलावा जो नाविक होते थे वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, ठीक है, यानी कि मानसूनी हवाओं के साथ वो लोग जल्दी पहुंचने की कोशिश करते थे। और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब हम बात करते हैं समुद्र तटों से लगे राज्यों के बारे में। तो देखिए ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है इसके दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, बहुत से पहाड़ भी हैं, पठार हैं, नदी के मैदान हैं, और मैदानी इलाकों में जैसे कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। और मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास काफ़ी संपत्ति हो गई और शक्ति भी हो गई।
इसलिए संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। अब देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मूवेंदार क्या है। तो ये देखिए ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, तीन मुखिया। तीन मुखिया इसका अर्थ होता है। और तीन मुखिया कौन से हैं, तो चोल, चेर और पांड्य, जो कि 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है, ये पूरा जो पैरा है वो इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से नोट करना है। अब देखिए ये जो तीनों मुखिया थे इनके अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। एक तो होता था तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, यानी कि तीनों के 2-2 हो गए। तो इस तरीके से 6 केंद्र थे और इनमें से भी 2 जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था चोलों का पत्तनपुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो ये 2 इम्पोर्टेंट जगह थी। अब ये जो लोग होते थे, ये जो मुखिया थे चोल, चेर या पांड्य, ये क्या करते थे, नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे और ये सैनिक अभियानों पर भी निकलते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करके लाते थे। और इनमें से क्या करते थे, वो कुछ धन तो अपने पास रखते थे और बाकी जो भी समर्थक या सिपाही, नाते रिश्तेदार और कवि होते थे उनके बीच में इन धन को ये बांट देते थे। अब देखिए अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें ज़वारात, सोने, घोड़े, हाथी, यानी कि जो भी उनको उपहार मिलता था तो उसके बदले वो उनके लिए कविताएं करते थे। अब देखिए 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। अब देखिए सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये भी आपको याद रखना है। और इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है, तो उसकी माँ थी जिसका नाम था गौतमी बलश्री, उसके द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अन्य सभी सातवाहन जो थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहलाते थे, तो सातवाहन कहलाते थे। और दक्षिणापथ का जो अर्थ होता है वो है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था और श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब है रेशम मार्ग और कुषाण। तो कुछ शासक जो थे वो बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे जो व्यापारी होते थे उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए इनसे लाभ मिलता था। और ये जो शासक होते थे इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो इस तरीके से वो उनको सुरक्षा करते थे और वो उनको कर या उपहार देते थे। अब बात करते हैं सिल्क रूट। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले जो शासक थे उनमें सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासक था। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा थी और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी और फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा जो रेशम है वो पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो आपको सिल्क रूट भी याद रखना है और कौन इन पर नियंत्रण रखते थे ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।